हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड पार्ट ए लेक्चर 16 भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम प्रकाश को पढ़ेंगे जो कि 1.3 में दिया है सिलेबस में। तो प्रकाश से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे वो आज अपन कवर करेंगे। जो अनुप्रयोग वगैरह बच जाएंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें ध्वनि को भी कंप्लीट करेंगे, साउंड को। तो आज पढ़ेंगे लाइट यानी प्रकाश को। इसके अलावा एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी के सारे लेक्चर अपलोड हैं, तो आप उन्हें भी देखें और शेयर करें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश होता क्या है, कि प्रकाश क्या है कि अपन को महसूस हो जाए कि ये प्रकाश है। तो प्रकाश एक ऐसा कारक है जो हमें वस्तुओं को देखने में क्या करता है, मदद करता है। अगर प्रकाश ना हो तो हम वस्तुओं को देखने में अक्षम हैं और उन्हें देख पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो प्रकाश एक कारक है जिसकी वजह से ही हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे समझ पाते हैं और उसका आभास हमें हो पाता है। इसके अलावा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को क्या करता है, संवेदित करता है। प्रकाश स्रोत से निकलकर पहले वस्तु पर पड़ता है तथा इन वस्तुओं से लौटकर हमारी आंखों को संवेदित करके वस्तुओं की स्थिति का ज्ञान कराता है और यही कहलाता है प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश सिंपल सा डेफिनेशन ही है। प्रकाश एक ऐसा कारक है जो जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। और इसमें फिर कुछ प्रकाश के कुछ जो डेफिनेशन किए गए हैं कि कौन कौन से होंगे। तो कुछ प्रदीप्त वस्तुएं होते हैं, जैसे कौन कौन से प्रदीप्त होंगे, कौन कौन से अप्रदीप्त वस्तुएं होंगे, मतलब कौन कौन से लाइट को जनरेट करेंगे और कौन कौन से लाइट जनरेट नहीं करेंगे। तो जो प्रदीप्त वस्तु हैं वो उनमें से हैं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जन करते हैं, मतलब स्वयं प्रकाश जनरेट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु। जैसे सूर्य, बल्ब, लालटेन, तारे, ये सभी क्या प्रदीप्त वस्तुओं में आते हैं, क्योंकि ये प्रकाश के स्रोत हैं, ये प्रकाश देते हैं। इनकी वजह से हम दूसरे वस्तुओं को देखने में सक्षम हो पाते हैं। अप्रदीप्त वस्तु वे हैं जो प्रकाश के स्रोत नहीं होते, मतलब प्रकाशित नहीं होते, स्वयं से प्रकाशित ना होकर दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो है चंद्रमा का। ग्रह, मेज, कुर्सी। तो चंद्रमा आपको याद रहना चाहिए, अप्रदीप्त वस्तु है। ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है जिसकी वजह से हम उसको देख पाते हैं और वो हमारे लिए रोशनी का कार्य भी करता है। तो इम्पॉर्टेंट है प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। तो ये एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं है। पर अगर आपको लाइट के बारे में पूछे तो आप उसको जरूर लिखें कि प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं होती है। प्रदीप्त वस्तुएं उन्हें कहा जाता है जो 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 स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, मतलब प्रकाश उत्पन्न करती हैं। इसके अलावा अप्रदीप्त वस्तुएं वे हैं जो दूसरों के प्रकाश से क्या होती हैं, चमकते हैं। ये दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। प्रकाश की दोहरी प्रकृति। क्या हुआ कि 1700 तक पहले जो साइंटिस्टों ने माना वो प्रकाश को तरंग के रूप में माना, लेकिन जब 18वीं शताब्दी में आया तो उस टाइम पे नए नए इन्वेंशन हुए, नए खोज हुए फिजिक्स में, तो जिसके आधार पर ये साबित किया गया कि प्रकाश में कण प्रकृति पे है। ठीक है, ऊर्जा के पैकेट के रूप में क्या करता है, ट्रेवल करता है। इसके बाद कुछ टाइम और हुआ, जिसके बाद 20वीं शताब्दी जब आई तब इस चीज़ को, 19वीं शताब्दी जब आई तब इस चीज़ को कंफर्म किया गया कि प्रकाश में दोनों ही प्रकृति पाई जाती है। वो इसलिए क्योंकि प्रकाश के बहुत सारे गुण क्या होते हैं, वो तरंग प्रकृति से डिफाइन होते हैं, और बहुत सारे जो उसके गुण हैं या प्रकृति है वो किससे डिफाइन होते हैं, वो होते हैं कण प्रकृति से या फिर ऊर्जा के पैकेट की प्रकृति से। तो इसलिए प्रकाश की दोहरी प्रकृति माना जाता है। और विज्ञान भी ऐसे ही है जो एक जैसे नहीं चलता, दिन ब दिन उसमें नए नए परिवर्तन आते रहते हैं और चीज़ें बदलती रहती हैं। तो ऐसे ही प्रकाश की पहले तरंग की प्रकृति माना गया, फिर कण की मानी गई, अब दोनों की प्रकृति मानी जाती है। तो प्रकाश का कभी कण के समान तथा कभी तरंग के समान व्यवहार प्रदर्शित करना ही दोहरी प्रकृति कहलाता है। इसके अलावा प्रकाश की घटनाएं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण, अपवर्तन आदि की व्याख्या प्रकाश की तरंग सिद्धांत के द्वारा की जाती है। व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण, अपवर्तन, इन सब की व्याख्या तरंग प्रकृति, मतलब प्रकाश को तरंग मानकर किया जाता है। जबकि प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, ठीक है, आदि की व्याख्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कणिका सिद्धांत की पुष्टि किससे किया जाता है, कण सिद्धांत से किया जाता है। कॉम्पटन प्रभाव और विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो उसके बिहेवियर हैं वो अलग अलग तरह से अपन डिफाइन कर सकते हैं। जब कण मानेंगे तो अपन कॉम्पटन प्रभाव और प्रकाश विद्युत प्रभाव को डिफाइन कर पाते हैं, और जब हम उसको तरंग मानेंगे तो व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण, इन सारी घटनाओं को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं।
इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था, तो उन्होंने दिया था, न्यूटन ने दिया था, तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत की व्याख्या हाइगेनबर्ग ने किया था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है नाम, कि तरंग सिद्धांत की व्याख्या हाइगेनबर्ग ने किया था, प्रकाश की कणिका सिद्धांत किसने घोड़ा था, न्यूटन ने। प्रकाश के व्यतिकरण को थॉमसन थॉमसन यंग ने बताया था, तथा मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व और गणितीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। अब कण प्रकृति कैसे है प्रकाश की, ये आपको समझना होगा कि कण प्रकृति क्यों मान लिया जाए। तो इसको विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव से हम सेटिस्फाई कर सकते हैं या बता सकते हैं कि कण प्रकृति कैसे माना जाता है। तो सिंपल से आप एक धातु की प्लेट लो। धातु की प्लेट में क्या है, जैसे आप लाइट मारोगे या फिर उसमें कोई भी दृश्य प्रकाश, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, जो भी प्रकाश की किरण आप ये धातु की प्लेट से टकराएगा, तो यहाँ से, तो प्रकाश की किरण जब ये धातु के प्लेट से टकराएगी तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आएगा। तो यही जो घटना है इसको क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। जब किसी धातु की सतह पर विद्युत चुम्बकीय किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी दृश्य प्रकाश पड़ती है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यह है प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब सिंपल सी बात है, अगर ये तरंग होता तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने में इसको बहुत टाइम लगता, लगभग वर्षों लग जाता। लेकिन ये कण प्रकृति का है, तो ये जब इंसर्ट हुआ कहाँ पे, धातु के प्लेट में पड़ा, तो एक कण के रूप में था, तो एक कण से टकराया, मतलब इलेक्ट्रॉन से टकराया, और वो कण कहाँ चली गई, बाहर निकल गई। तो उसको ये कह सकते हैं कि प्रकाश में कौन सा वो है, प्रकृति है, कण की प्रकृति है, क्योंकि कण की प्रकृति की वजह से ही तो इलेक्ट्रॉन बाहर आया। अगर कण नहीं होता, तरंग की प्रकृति होता, तो उसको टकरा के मुड़ जाता। तरंग प्रकृति में तो यही बताता है ना। और वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकलने में वर्षों टाइम लग जाता है, ये निकलता ही नहीं। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव से कण प्रकृति को अपन बता सकते हैं। और तरंग प्रकृति में क्या, विवर्तन को समझा सकते हैं। जब कोई इसे पतली छेद से अगर आप लाइट को आएगा, या कभी आप घर में सोते टाइम देखे होंगे कि पतली छेद से जब लाइट, सूर्य सनलाइट अंदर आती है, जब उस टाइम खपरेल घर होते थे तो उस टाइम आता था, तो उस जो छेद होता था वो अपने आप ही लाइट क्या करता था, अपने आप को स्प्रेड कर लेता था, मतलब फैल जाता था। तो जो ये मुड़ने की प्रकृति है ना, उसको विवर्तन कहते हैं। और जबकि ये कण होता है ना, तो ये प्रकृति नहीं दिखाई देता, या फिर अपन नहीं इसको समझा सकते, क्योंकि वो सीधी रेखा में जाता, वो अपने आप को मोड़ता नहीं। तो जब प्रकाश तरंग किसी अवरोध से गुजरती है तो अवरोध के किनारों पर मुड़ जाती है और अवरोधक की ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाती है। तरंगों के इस प्रकार मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। ऐसा पाया गया कि लघु आकार के अवरोधों से टकराने के बाद तरंगें मुड़ जाती हैं, तथा जब लघु आकार के छिद्रों से होकर गुजरती हैं तो ये फैल जाती हैं। तो ये सारी जो घटना है वो तरंग प्रकृति से ही प्रकाश में बताई जा सकती हैं, जिसकी वजह से प्रकाश को क्या कहते हैं, दोनों, मतलब द्वैत प्रकृति का माना गया है। उसमें कण और तरंग दोनों ही प्रकाश के गुणों को व्याख्या कर सकता है, या उसके बिहेवियर को, या उसकी प्रकृति को। तो दोनों, तो आप दोनों ही बता सकते हैं कि उसकी द्वैत प्रकृति क्या है। तो कण प्रकृति और तरंग प्रकृति, आप दोनों के एक एग्जाम्पल लिख दो, प्रकाश विद्युत प्रभाव और विवर्तन, ये बेस्ट है। और इसको आप समझा दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब प्रकाश का क्या करते हैं अपन, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं कि वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो स्पेक्ट्रम एक तरह की विविधता दिखाती है। कैसे, किसी चीज की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें उस चीज की विविधताएं किसी गिनती के श्रेणियों में सीमित ना होके, बल्कि किसी संत्यातक संत्यातक मतलब होता है माप, में अनगिनत तरह से विविध हो सके। तो ये वर्णक्रम जो स्पेक्ट्रम होता है उसे कहते हैं। अब जो तरंग होता है वो तरंग किस तरह से होता है, तो तरंग इस तरह से ट्रेवल करता है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो जो अपर वाला पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। इन दोनों का मतलब बीच के जो डिस्टेंस होता है उसको आयाम कहते हैं। और जो ऊपर उठ रहा है उसको कहते हैं श्रृंग, और जो नीचे डाउन साइड आता है उसको कहते हैं गर्त। और दो गर्तों या दो श्रृंगों के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, एक तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछता है आवृत्ति क्या होती है, तो आवृत्ति होती है एक सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या। किसी एक पॉइंट में एक सेकंड में गुजरने वाली जितने भी तरंगे होंगी उसे क्या कहा जाएगा, आवृत्ति कहा जाएगा, उस तरंग की आवृत्ति कहा जाएगा। हर तरंग की अलग अलग आवृत्ति होती है और इसकी इकाई होता है हर्ट्ज। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, दो निकटतम श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाता है, तरंग दैर्ध्य। आयाम, किसी भी तरंग में उच्चतम और निम्नतम बिंदु क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, पूछ लिया जाता है कभी 3 नंबर में, अगर पूछ ले तो आप इन सबको लिख सको। इसके अलावा तरंग दैर्ध्य
प्रोपोर्शनल किसके होते हैं? आवृत्ति के होती हैं। अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा? घट जाएगा। अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो आवृत्ति क्या होगा? यदि घटेगा तो आवृत्ति क्या करेगा? बढ़ेगा। इस तरह से उनका रिलेशन होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रकाश का स्पेक्ट्रम, जिसमें सबसे ज़्यादा जो आवृत्ति होती है वो किसकी होती है? एक्स किरण की होती है, ठीक है। एक गामा किरण की होती है, इसके बाद एक्स किरण की होती है, इसके बाद यूवी किरणें होती हैं। और ये तीनों के तीनों कैसी होती हैं? बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं शरीर के लिए, क्योंकि ये आयोनाइज कर देते हैं शरीर को और नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद आता है दृश्य प्रकाश का। दृश्य प्रकाश का जो आवृत्ति है वो है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। तो इम्पॉर्टेंट है, इसी के बीच में सारे कलर्स आ जाते हैं। इसके अलावा अल्फा किरण है, सूक्ष्म तरंग है, और रेडियो तरंग है। रेडियो तरंग की सबसे कम होती है। तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगी, ये चीज़ मैंने अभी बताया था आगे। और अपन जो दृश्य प्रकाश है उसको निकालने के लिए एक सूत्र यूज करते हैं, वो है बैजानी हैप्पी नाला। तो लाल की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है किसमें? दृश्य प्रकाश में। और सबसे कम किसकी होती है? तो वो होती है बैगनी की, 38 एंगस्ट्रॉम। और इसके 78 एंगस्ट्रॉम किसकी होती है? लाल की। और मध्य में जो पीला है उसका इन दोनों के मध्य में होता है। प्रकाश की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, कि प्रकाश कैसे बिहेव करता है या उसकी क्या क्या विशेषताएं? तो प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। ये निर्वात में भी क्या कर सकता है? गमन कर सकता है। प्रकाश हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये आपको डाटा याद आना चाहिए, जो कि सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल से सर्वाधिक है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। जब प्रकाश ठोस या द्रव माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। ये इसकी विशेषता हो गई। क्या क्या विशेषता है? तो ये आपको आना चाहिए कि प्रकाश किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, निर्वात में गति कर सकता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। इसके अलावा इसका वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। हमेशा सरल रेखा में गमन करेगा। इसके अलावा ठोस या द्रव माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। ये सारी प्रकाश की क्या है? विशेषताएं। ये पूछा जा सकता है 3 नंबर या 6 नंबर में। आगे है परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, या फिर प्रकाश में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये वाला टॉपिक जरूर पूछा जाता है। तो परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर या किसी भी सतह पर टकरा के जो वापस लौटती है तो उस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि ये आपतन किरण है, ये सतह है, यहाँ पर टकराई और परावर्तित हो गई, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो इक्वल होगा, उसे क्या कहेंगे? परावर्तन कहेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा है प्रकाश कुछ उसके वो हैं। तो आपतित सतह जितनी अधिक चिकनी होगी उतनी ही अधिक मात्रा में प्रकाश का परावर्तन करती है, तथा जो सतह खुरदुरी होती है वो कुछ मात्रा में प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। ये जाहिर सी बात है कि प्रकाश की सतह जितनी चिकनी होगी उतना रिफ्लेक्ट करेगा, और जितना खुरदुरा होगा उतना ही क्या होगा? अवशोषक की तरह कार्य करेगा। अब परावर्तन के 2 नियम हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट है, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होती हैं। सिंपल से अभी मैंने डायग्राम दिखाया उसमें यही था। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब एक ही तल और एक ही पॉइंट पर होते हैं। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ये एक विशेषता हो गई। किसके लिए? नियम हो गया परावर्तन के लिए, कि ये होना जरूरी है। अब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कब अपन को उस सतह पर दिखने लगेगा? तो इसके क्या है? नियमित परावर्तन होगा तभी प्रतिबिंब दिखेगा। अगर नहीं नियमित परावर्तन होगा तो किसी भी चीज़ का आप प्रतिबिंब नहीं देख सकते। अगर आप कांच में, एक ग्लास में अपने आप को देख पाते हैं तो वहाँ का परावर्तन जो है, वो लाइट का जो परावर्तन है वो क्या है? नियमित परावर्तन है। सारे जो किरणें आपतित होती हैं, वो सारी किरणें जो परावर्तित होती हैं वो एक ही दिशा में होती हैं, जिसकी वजह से प्रतिबिंब बन पाता है। तो नियमित परिवर्तन होगा तो प्रतिबिंब बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। और अनियमित परिवर्तन में प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछता है कि किसी भी कांच के ग्लास में प्रतिबिंब कब बनेगा, तो ये सारी चीज़ें दी रहती हैं कंडीशन। अब बात करते हैं दर्पण की। तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं: समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इनकी यूजेस बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से दर्पण को कहाँ यूज किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं समतल दर्पण की।
तो पहला कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अगर कोई वस्तु समतल दर्पण के जितनी दूरी में सामने रखा है उतनी ही दूरी में उसकी प्रतिबिंब भी बनेगा। मतलब समतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या करेगा, समान दूरी पर बनेगा। इसका पहला कंडीशन है। दूसरा ये है कि जो भी वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब समान होगा। अगर ये h हाइट की वस्तु है तो इधर इसका प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, h हाइट पर ही बनेगा। पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का आकार कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए। आप अपना पूरा आकार, ये पूरा शरीर अगर दर्पण में देखना चाहते हैं तो आपकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, आधी होनी चाहिए। वस्तु के आकार का और आभासी प्रतिबिंब बनता है यदि समतल दर्पण को आमने सामने रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। सिंपल सी है, दोनों तरफ अगर आप दर्पण रख दो और बीच में खुद खड़े हो जाओ तो आपका जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे कंडीशंस हैं जो कि समतल दर्पण के हैं। पहला क्या है कि जो प्रतिबिंब होगा वो समान, मतलब समान दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब पूरा बनेगा। पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का आकार कितना होना चाहिए, आधा। वस्तु के आकार और आभासी प्रतिबिंब बनेगा यदि समतल दर्पण को आमने सामने रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ये एक विशिष्ट कंडीशन है कि अगर दर्पण इस तरह से एंगल के रूप में मुड़ा हुआ और इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कितने कितने इसके इमेज बनेंगे, तो हमेशा ये ऑड नंबर आएगा, इतना आपको याद रखना है, विषम संख्या होना चाहिए। जैसे कि अगर 360/थीटा इसका फॉर्मूला है तो अगर 120 डिग्री ये इन दोनों के बीच में जो एंगल है 120 डिग्री है तो 3 इमेज बनेंगे, ये बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है। लेकिन वहीं अगर इसको 60 कर दो तो कितने बने, 6 इमेज बने, जो कि गलत है। इसके कितने इमेज बनेंगे, तो इसका बनेगा 360/θ-1। इसका फार्मूला होगा और हमेशा ऑड नंबर ही बनेगा, तो ये फार्मूला होगा। और कितने इमेज बनेंगे, 5। इसको कैलिडियोस्कोपिक प्रभाव कहा जाता है, जिसकी वजह से हमेशा ऑड इमेज बनता है। इसको विषम प्रतिबिंब ही बनेगा जब भी ये कंडीशन बनेगा। ये पूछा जाता है कई जगह, कितने एंगल पर है तो यहाँ बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो कितने इमेज बनेंगे, तो वो आप एंगल के डिवाइड करके निकाल लो। अगर विषम संख्या है तो ही वो आंसर सही होगा, अगर अगर वो सम संख्या आता है तो वो आंसर गलत होगा। और कौन से प्रभाव की वजह से होता है तो ये आपको याद होना चाहिए, कैलिडियोस्कोप प्रभाव कहते हैं, जिसकी वजह से ये इमेज हमेशा ऑड में बनता है। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स, ठीक है। उत्तल दर्पण मतलब उभरा हुआ, वो नाम से भी आपको पता चल जाएगा। उत्तल और अवतल मतलब अव मतलब गहरा और उत्तल मतलब उभरा हुआ, ठीक है। तो ये इस तरह से इसके बैक तरफ पेंटेड होगा और इस तरह से इसका इमेज फॉर्मेशन होगा। तो इसमें क्या क्या कंडीशंस होंगे वो जान लेते हैं। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा बनता है हमेशा। अगर ये h हाइट की है तो ये हमेशा छोटा बनेगा, तो मान लो h2 हाइट की बनेगा या h/2 हाइट का बनेगा। जितना भी उसका हाइट होगा वो कम बनेगा। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है किसमें, उत्तल दर्पण में। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो बनेगा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है साइड मिरर में, ठीक है। साइड मिरर में किया जाता है। इसके अलावा सोडियम प्रवर्तक लैंप में किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उपयोग ही पूछा जाता है कि अवतल का कहाँ किया जाता है, उत्तल का कहाँ किया जाता है। तो उत्तल का उपयोग कहाँ किया जाता है, साइड मिरर में, और इसके अलावा सोडियम प्रवर्तक लैंप में। अब बात करते हैं अवतल दर्पण का, कॉनकेव की, ठीक है। अव का मतलब गहराई होता है, आप इतना याद कर लो तो आपको अपने आप ही उसका इमेज आप फॉर्म हो जाएगा। तो ये इस तरह से पेंटेड होगा और यहाँ पे आके टकराएंगी। तो ये क्या करेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा सबसे पहली बार, ठीक है। उल्टा बनाएगा, अगर प्रतिबिंब ये है तो इसका इमेज क्या होगा, ऐसे बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब होगा, उल्टा होगा लेकिन वास्तविक होगा। और दृष्टि क्षेत्र अगर देखा जाए तो सिंपल सी बात है कि सबसे ज़्यादा दृष्टि क्षेत्र किसका होगा, उत्तल का होगा, क्योंकि इस तरह से होता है ना, तो पूरा का पूरा एरिया कवर करेगा। फिर इसके बाद समतल का होगा, समतल सिंपल से ऐसा होता है। फिर किसका होता है, अवतल का होता है, तो अवतल इस तरह से होता है। तो ये सिर्फ इतना ही दृष्टि एरिया कवर करेगा ना, जबकि ये पूरा एरिया कवर कर रहा है। तो ये इस तरह से दृष्टि एरिया क्षेत्र होता है, तो ये भी आपको आना चाहिए। अब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, तो वस्तु अगर अनंत पर रखी है तो कहाँ बनेगा इसका प्रतिबिंब। अगर वस्तु अनंत पे, यहाँ पे अनंत पे रखा हुआ है तो उसका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और मुख्य फोकस पर बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसके दोनों जो पॉइंट है वो फोकस से होकर गुजरेंगे और इमेज यहीं पर फॉर्म होगा।
तो इम्पोर्टेंट है, अगर वस्तु अनंत पर रखा हुआ है तो अवतल दर्पण पे उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। वस्तु अगर अनंत और वक्रता केंद्र पर हो तो कहाँ बनेगा? तो बनेगा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, उल्टा, वास्तविक और वक्रता केंद्र के मध्य में, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में बनेगा। क्या बनेगा? इमेज। ये इमेज जो मैंने बनाया है छोटा सा, आप इसको समझ सकते हैं कि वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में इमेज फॉर्म होगा। वस्तु वक्रता केंद्र के पार हो तो, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो क्या बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर हो तो उसके वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा। वस्तु के आकार के बराबर, उल्टा, वास्तविक और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो ये इमेज फॉर्मेशन है कि कहाँ कौन सा इमेज बनेगा, किसमें? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण के उपयोग पूछ लिया जाता है तो ये है सर्च लाइट में, टार्च में, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने हेतु सेविंग दर्पणों में, दंत चिकित्सा में दांतों की बड़े आकार या बड़े साइज में देखने के लिए, सौर पहियों में, इसके अलावा सौर भट्टियों में, टेबल लैंप में, शोरूम में बहुत बड़ा एरिया कवर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब अपन बात करते हैं अपवर्तन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी, ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि अपवर्तन किसको कहते हैं। ठीक है, तो अपवर्तन का सिंपल सा बात है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अभी आगे मैं डायग्राम में बताऊंगा कि मान लो ये एक सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। ठीक है, तो यहाँ से आएगा कोई भी प्रकाश का किरण इस तरह से, तो वो अपने क्षेत्र से इस तरह से विचलित हो जाएगा, मतलब जो उसका पॉइंट सीधे जाना गुजरना चाहिए था वो इस तरफ झुक जाएगा, और अगर विरल से सघन में जाएगा तो इस तरफ झुक जाएगा, अभिलंब की ओर और अभिलंब से दूर। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हटती है। इसके अलावा यदि प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर लंबवत आपतित होती है तो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती बल्कि लंबवत निकल जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में यहीं से क्वेश्चन बन सकता है कि अगर प्रकाश की किरण अभिलंब पर डायरेक्ट मतलब लंबवत आपतित होती है तो वो कैसा बिहेव करेगी? अभिलंब की ओर झुकेगी या दूर हटेगी या पास आएगी? तो इस तरह से वो क्या है, अभिलंब के साथ ही निकल जाएगी एकदम से, अपने बिना मार्ग बदले। तो इस तरह से होगा कि जैसे सघन माध्यम कांच से वायु में आया, मतलब विरल माध्यम में आया, तो इसका मार्ग विचलित होकर क्या अभिलंब से ये दूर हट रहा है। और सघन माध्यम और अभिलंब के बीच में अगर विरल में आएगा तो इस तरह से हट जाएगा, अपने आप से दूर हटेगा ना, अभिलंब से दूर हटेगा। और अगर विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर क्या करेगा? झुक जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। अपवर्तन का अनुप्रयोग क्या क्या है? तो पानी के भीतर जो सिक्का है, मछली व उठा उठा हुआ क्या दिखाई देता है? अगर सिक्का नीचे है तो वो क्या होगा? उठा हुआ दिखाई देगा। मछली है तो ऊपर तैरती हुई दिखाई देगी। ये किसकी वजह से होता है? तो ये होता है अपवर्तन की वजह से, क्योंकि वो अपने पॉइंट से हट जाते हैं। पानी में सीधी क्षण मुड़ी हुई दिखाई देती है, तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं। सुबह और शाम के समय सूर्य का आकार बड़ा दिखाई पड़ता है। सुबह के समय सूर्योदय से पूर्व सूर्य दिखाई देता है। ये सारे जो चीज़ें हैं, सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है, अर्थात दिन की लंबाई क्या होती है? बढ़ जाती है। तो सारी चीज़ें किसकी वजह से होता है? अपवर्तन की वजह से ही होता है। तारे क्या है? बहुत ज़्यादा दूर हैं, जैसे उसका प्रकाश वायुमंडल में क्या करता है? प्रवेश करता है, तो उसमें बहुत बड़े वायुमंडल में ही उसके पार कई बार अपवर्तन होता है, जिसकी वजह से वो क्या कहता है? विरल से सघन में या सघन से विरल में आते आते उसकी जो स्थिति है वो हमारे आंखों में क्या कैसे दिखाई देती है? टिमटिमाती हुई दिखाती है, झिलमिलाती हुई दिखाई देती है। तो ये किसकी वजह से होता है? अपवर्तन की वजह से होता है। अपवर्तन के नियम कौन कौन से हैं? ठीक है, अपवर्तन के नियम क्या है? आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। ये सिंपल सी बात है। इसके अलावा किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया साइन तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होगा। ये नियतांक को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। साइन आई बाई साइन आर को म्यू, जो नियतांक होता है इसी को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक या स्नेल का नियम भी कहते हैं। नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। आगे, किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है।
अतः लाल रंग का अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है, अतः लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, जो दृश्य प्रकाश है ना उसमें। तो आपको इम्पोर्टेंट क्या है कि ये किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग के हिसाब से भी बदलता है। अलग अलग प्रकाश रंग के लिए अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि तरंग दैर्ध्य सबके अलग अलग होते हैं। तो तरंग दैर्ध्य के हिसाब से उनका क्या बदलता है, अपवर्तनांक बदलते रहता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा दृश्य प्रकाश है उसमें सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होगा? तो लाल का होगा, और सबसे कम किसका होगा? बैगनी का होगा। बैजानी हैप्पी नाला जो है उसमें आप सेट करके देख सकते हैं, तो उसमें आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा किसका कम और किसका अधिक होगा। ताप बढ़ाने पर भी समानता अपवर्तनांक घटता है, लेकिन यह परिवर्तन बहुत कम होता है, यह कुछ चीज़ों पर ही देखने को मिलता है। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात की क्या होता है? बराबर होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का यह फॉर्मूला भी है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है हर जगह। तो इसमें क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में टकराता है तो उसका जो कांतरिक कोण होता है, ठीक है, कांतरिक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है, तो क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया है कि कोई अगर प्रकाश की किरण इस तरह से इंसर्ट हुआ या आपतित हुआ तो वो कहाँ जाएगा? विरल माध्यम में प्रवेश कर जाएगा। अगर विरल माध्यम तो अभिलंब से दूर हटेगा। अब कोई प्रकाश की किरण इस तरह से आपतित होता है इस पॉइंट पे, ठीक है, लेकिन उसका कांतरिक मतलब उसका जो प्रकाश जो रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तन होता है, वो 90 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट होता है। तो जो ये 90 डिग्री वाला कोण है या फिर जो ये वाला कोण है उसको क्या कहते हैं? कांतरिक कोण कहते हैं उस प्रकाश के लिए। और ये 90 डिग्री में होता है, तो इसके बाद का जो कोण होता है उसको क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। अब कांतरिक कोण को समझ लेते हैं कि कांतरिक कोण होता क्या है। सघन माध्यम जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 है के लिए आपतन कोण कांतरिक कोण कहलाता है। यह संकेत किस में देता है? सी में, कांतरिक कोण को। ठीक है, तो म्यू का मान जितना अधिक होता है कोण सी का मान उतना ही कम होता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में क्या होता है कि ये जो प्रकाश की किरण है ये इस माध्यम से विरल माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में वापस क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब कि परावर्तित हो जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए निम्न दो प्रतिबंध आवश्यक हैं, मतलब इन ये इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव नहीं है। तो पहला क्या है? प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर चलता है, ये इम्पॉर्टेंट है। सघन माध्यम में आपतन कोण का मान कांतरिक कोण के मान से क्या होगा? बड़ा होता है। साइन आई ग्रेटर देन क्या है? थीटा सी। थीटा सी क्या है? यह है कांतरिक कोण। तो ये दोनों चीज़ याद होना चाहिए। इसके अलावा इसका अनुप्रयोग पूछता है तो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। प्रकाशीय तंतु क्या होता है, हीरा में किस तरह से काम करता है। तो ये हो गया प्रकाश के जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने कवर कर दिए। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो इसमें प्रकाश आपको पता होना चाहिए। प्रकाश की दोहरी प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट है। कण प्रकृति क्या होता है, तरंग प्रकृति क्या होता है, और इनको कैसे आप बता सकते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव आपको आना चाहिए, बस डेफिनेशन आ जाए उसमें से ही चल जाएगा। और फिर विवर्तन क्या है तरंग प्रकृति के लिए, वर्णक्रम, स्पेक्ट्रम, तरंग के जो भी पॉइंट होते हैं वो, प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कौन से प्रकाश, दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कौन कितना कितना तरंग दैर्ध्य है। प्रकाश की विशेषता इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। परावर्तन के नियम, ठीक है, परावर्तन के नियम तो आप पता ही हो गया होगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पे होंगे। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। इसके अलावा प्रतिबिंब कब फॉर्म होगा, तो अगर नियमित परावर्तन होगा तो प्रतिबिंब दिखेगा, अगर अनियमित होगा तो प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। इसके अलावा दर्पण, तो दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, समतल, उत्तल और अवतल। तो समतल दर्पण के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इमेज कहाँ कहाँ फॉर्म हो सकता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा उत्तल दर्पण और फिर अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और इनके उपयोग दोनों के। इसके अलावा आता है अपवर्तन। तो अपवर्तन का सिंपल सा है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने क्या करता है, अभिलंब से अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अगर वो विरल में जाएगा तो वो अभिलंब से दूर हटेगा, और अगर वो सघन में जाएगा मतलब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, और अगर सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए।
और अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। सुबह में सूर्य बड़ा दिखता है, पानी के भीतर जो सिक्का होता है वो उछला हुआ दिखाई देता है, मतलब ऊपर की तरफ दिखाई देता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में सिंपल सी बात है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश की किरण के आपतन कोण का मान कांतरिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, तब वह किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। अगर कोई प्रकाश की किरण अगर किसी पॉइंट पे इंसर्ट करता है और वो इस तरह से मतलब 90 डिग्री में रिफ्लेक्ट होता है तो वहाँ तक क्या कहते हैं, कांतरिक कोण कहते हैं। लेकिन कांतरिक कोण का मान अगर 90 डिग्री से 91 डिग्री हो गया, मतलब इसके अंदर ही रिफ्लेक्ट होने लगा, तो उसको क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे, मतलब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। और इसमें कांतरिक कोण क्या कहेंगे, तो सघन माध्यम जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 है के लिए आपतन कोण कांतरिक कोण कहलाता है। ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा इसके दो ही हैं, इसका सबसे इम्पोर्टेंट यही कि कांतरिक कोण का मान अधिक होगा तभी ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाएगा, मतलब कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो फाइबर ऑप्टिक्स या प्रकाशीय तंतु में, और हीरा जो डायमंड है उसमें भी वो चमकता इसीलिए क्योंकि उसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये प्रकाश का है। इसके अलावा जो अनुप्रयोग बच्चे हैं अभी वो अपन बाद में करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर करें, और नोट्स वगैरह टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब पे इस नाम से आप शेयर करेंगे तो चैनल भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।